आइए आज बात करते हैं ओवेरियन ट्यूमर्स की। तो ओवेरी के जो ट्यूमर्स होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी हमारे लिए ज़रूरी है और क्लासिफिकेशन में सबका जो सब टाइप्स है वो सब बताया गया, सब अलग से हम डिटेल में सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ओवरऑल रिव्यू बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे सबके बारे में अलग से बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए WHO क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं और यही यहाँ पे भी बताया गया है। तो WHO क्लासिफिकेशन के हिसाब से ओवेरियन ट्यूमर जो होते हैं ना, ये देखिए 4 टाइप के होते हैं। एक होता है एपिथेलियल। तो एपिथेलियल ट्यूमर्स वो होते हैं कि देखिए जो सरफेस एपिथेलियम से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये ओवरी हमारी पूरी है और ओवरी के देखिए सरफेस एपिथेलियम से जो ओरिजिनेट होंगे इसको हम बोलते हैं एपिथेलियल ट्यूमर्स। और उसके बाद फिर देखिए जर्म सेल ट्यूमर्स हैं दूसरे नंबर पे। तो देखिए जर्म सेल से जो ओरिजिनेट होंगे, ये देखिए जर्म सेल एक से, इसको हम बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर। ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। और तीसरा क्लासिफिकेशन देखिए सेक्स कॉर्ड या स्ट्रोमल ट्यूमर। तो देखिए जो फॉलिकल और कॉर्टेक्स से यानी स्ट्रोमा से जो निकलेंगे इसको हम बोलते हैं सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। ठीक है, तो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, इसके बारे में अभी हम डिटेल में सबके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबके बारे में अलग से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हुई। और सबसे लास्ट में देखिए जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये मेटास्टैटिक। तो ये चौथा क्लासिफिकेशन है। तो मेटास्टैटिक में क्या होता है कि ओवरी में मेटास्टेसाइज होकर कहीं से कैंसर आ जाए। और यहाँ पे देखिए 3 जगह से आते हैं, एक स्टमक से, दूसरा GIT और तीसरा ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो देखिए स्टमक और GIT एक ही चीज़ हम अलग अलग इसलिए बताएं क्योंकि मोस्ट कॉमन हमको स्टमक से ही देखने को मिलता है, इस वजह से स्टमक को हम अलग बता दिए। और GIT से भी आता है और ब्रेस्ट से भी आता है। और ये देखिए ये रेट्रोग्रेड इसका सेपरेट होता है और ट्रांससिलोमिक सेपरेट होता है। तो दोनों मोड से इसका सेपरेट होता है और ये ओवरी में आ जाते हैं। तो ये चौथा हुआ। तो ये 4 टाइप के कैंसर हमको ओवरी में देखने को मिलते हैं WHO क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो आइए सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन ओवरियन ट्यूमर्स का। तो देखिए बताया गया कि मोस्ट कॉमन एडिनेक्सल मास इन फीमेल मोर देन 55 ईयर ओल्ड। तो 55 ईयर ओल्ड से ज़्यादा जो फीमेल होंगी उनमें मोस्ट कॉमन एडिनेक्सल मास जो होगा, एडिनेक्सल मास हम बोलते हैं कि ये जो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ये ओवरी वगैरह में यहाँ पे जो मास होता है ना, इसको हम एडिनेक्सल मास बोलते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन एडिनेक्सल मास इन फीमेल मोर देन 55 ईयर ओल्ड। और प्रेजेंट विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इसके फीचर हमको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो देखिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, बावेल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ओवेरियन ट्यूमर के फीचर देखने को मिले हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ये क्लासिकल फीचर नहीं है, ये कॉमन फीचर है, इस वजह से जल्दी डायग्नोस नहीं होते। दूसरे कंडीशंस में भी हमको ये सारे फीचर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह सब देखने को मिलेगा इसमें, लेकिन हमको सस्पेक्ट नहीं होता कि ओवेरियन ट्यूमर है क्योंकि फीचर जो है सिमिलर होते हैं दूसरे मैनिफेस्टेशन से। ये चीज़ हुई। और अब रिस्क फैक्टर की बात की जा रही है। तो देखिए रिस्क फैक्टर क्या है, तो रिस्क इंक्रीज विद एडवांस एज। तो एडवांस जितना ज़्यादा एज बढ़ेगी ना उतना ज़्यादा इंक्रीज बढ़ते जाती है ओवेरियन ट्यूमर्स की। और दूसरी क्या चीज़ है, इंक्रीज नंबर ऑफ लाइफ टाइम ओवुलेशन। तो पूरी ज़िंदगी में ना जितना ओवुलेशन होना है, अगर उसका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी ज़्यादा चांस करता है ओवेरियन कैंसर का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अर्ली मिनार्की, जल्दी कोई मिनार्की गेन कर ले रहा है, या लेट मेनोपॉज या अर्ली मिनार्की लेट मेनोपॉज एक साथ हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए साइकिल, ये जो रिप्रोडक्टिव एज है ये बढ़ जाएगी और यहाँ पे लाइफ टाइम ओवुलेशन बढ़ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो होता है ओवेरियन ट्यूमर का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ हुई। और नली पैरिटी, ये भी ओवेरियन ट्यूमर का इंक्रीज रिस्क करती है। क्यों? क्योंकि नली पैरिटी में क्या होता है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी हुई नहीं, और प्रेगनेंसी में क्या होता है कि कम से कम 9 महीने के लिए ओवुलेशन तो बंद हो जाती है। लेकिन जब नली पैरिटी होती है तो नली पैरिटी में ये फीमेल कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, तो इस वजह से इसमें हमेशा हर महीने जो है हमेशा साइकिल बराबर चलेगी। इस वजह से इसमें जो है नंबर ऑफ द साइकिल, ये जो है नंबर ऑफ लाइफ टाइम ओवुलेशन ये बढ़ जाएगा। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हुए। और आगे बात की जा रही है कि रिस्क जो कम करते हैं यानी प्रोटेक्टिव फैक्टर की बात की जा रही है। तो देखिए प्रोटेक्टिव फैक्टर कौन कौन से हैं, प्रीवियस प्रेगनेंसी। तो प्रीवियस प्रेगनेंसी जो है ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है। हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है। और OCPs प्रोटेक्टिव फैक्टर है। और ट्यूबर लाइगेशन ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है। तो देखिए सब में हम चाहे जिसकी बात करें, चारों देखिए हम बताया गया। और चारों में क्या होता है कि नंबर ऑफ द साइकिल कम हो जाती है। देखिए प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी देखिए साइकिल बिल्कुल खत्म हो जाती है, इस वजह से ओवरी छुट्टी पे चली जाती है, यहाँ पे ओवेरियन ट्यूमर का चांस कम हो जाता है। इसी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन पे भी ओवुलेशन नहीं होता है, लगभग 6 महीने तक तो बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ओवरी छुट्टी पे रहती है, इस वजह से इसमें चांस नहीं रहता है। OCPs, हम बाहर से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देते हैं फिर भी OCP छुट्टी पे रहती है, ओवरी छुट्टी पे रहती है। और ट्यूबर लाइगेशन, तो देखिए ट्यूबर लाइगेशन पे भी क्या करते हैं हम, बिल्कुल इरिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन दे देते हैं, इस वजह से ओवरी को काम नहीं करना पड़ता है। तो ये सारे इसके प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं ओवेरियन ट्यूमर्स के। और उसको फिर देखिए टाइप्स को ही यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। हालांकि टाइप को हम अलग से सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए बताया गया एपिथेलियल के बारे में कि एपिथेलियल क्या होते हैं। एपिथेलियल ट्यूमर्स आर टिपिकली सीरस। तो एपिथेलियल ट्यूमर्स जो होंगे ये टिपिकली सीरस या म्यूसिनस होंगे। देखिए सीरस या म्यूसिनस 2 तरह के होते हैं। तो सीरस वो होते हैं लाइंड बाय सीरस एपिथेलियम नेटिवली फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब्स। तो सीरस ट्यूमर्स वो ट्यूमर होंगे
कि एपिथेलियम ट्यूमर से सीरस एपिथेलियल ट्यूमर से ये लाइन होंगे, और ये सीरस एपिथेलियल ट्यूमर्स यहाँ पे ओवरी में नॉर्मली नहीं होते हैं, नॉर्मली ये फिलिपियन ट्यूब में होते हैं, लेकिन यहाँ ओवरी में जब ये सीरस एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे तो इसको हम बोलते हैं सीरस ट्यूमर। ठीक है, तो ये एपिथेलियल ट्यूमर का एक टाइप हुआ। और म्यूसिनस भी हम बोलेंगे, और म्यूसिनस कब बोलेंगे तो देखिए लाइन में म्यूसिनस एपिथेलियम, तो ये जो ओवरी के सरफेस एपिथेलियम है ना, ये म्यूसिनस एपिथेलियम से लाइन हो जाएंगे। हालांकि नॉर्मल ऐसा नहीं रहता है। तो ये म्यूसिनस एपिथेलियम कहाँ होते हैं, नेटिवली फाउंड इन सर्विक्स, ये सर्विक्स में नेटिवली पाए जाते हैं। तो जब ये ओवरी में आ जाएंगे तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं म्यूसिनस ट्यूमर। तो ये एपिथेलियल ट्यूमर्स के दो टाइप बता दिए गए। और उसके बाद फिर देखिए मॉनिटर रिस्पॉन्स टू थेरेपी या रिलैप्स बाय मेजरिंग CA25 लेवल। ठीक है, तो इसको हम मॉनिटर कैसे करते हैं, मान लो इसको हल्का फुल्का पता चल गया, तो अब इसको हम मॉनिटर करते हैं CA25 लेवल से। तो CA25 का लेवल हम चेक करते रहते हैं, इससे हमको पता चल जाता है कि ये जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन देखिए नॉट गुड फॉर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं अच्छा होता है, क्योंकि देखिए ये जो होता है ना CA24, ये CA24, ये पहली बात तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ना बहुत सारे केसेस में बढ़ा रहता है, जैसे फाइब्रॉइड की कंडीशन है और PID की कंडीशन है, या इसी तरीके से जेनाइटल TB की कंडीशन है, यहाँ हम लिख रखे हैं सब देखिए। तो इन सारी कंडीशन में बढ़ा रहता है, इस वजह से रिप्रोडक्टिव एज में तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा होता है। और इसको हम चेक कब करते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में इसको हम चेक करते हैं और इससे स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका लेवल अगर 200 इंटरनेशनल यूनिट से बढ़ा हुआ है तब हमको सस्पेक्ट होता है कि ये ओवेरियन ट्यूमर है। लेकिन ये रिप्रोडक्टिव एज के लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, ये पोस्ट मेनोपॉजल एज में ही हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ बताया गया था, इस वजह से हम बता दिए, वरना बहुत ज़्यादा इसका रिप्रोडक्टिव एज में रोल नहीं है, पोस्ट मेनोपॉजल एज में है। तो मॉनिटर रिस्पॉन्स टू थेरेपी, अच्छा थेरेपी के टाइम पे इसको हम चेक करते हैं। मान लो हमको पता चल गया, हमको सस्पेक्ट हो गया कि यहाँ पे ओवेरियन कैंसर है। अब जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, ट्रीटमेंट में CA25 का लेवल चेक करते रहते हैं कि रिस्पॉन्स हमको कैसा मिल रहा है, कितना। ठीक है, तो ये हम ट्रीटमेंट की बात की है कि ट्रीटमेंट में हम इसको मेजर करते हैं, इससे हमको पता चलता है कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और उसके बाद फिर अब बात करते हैं जर्म सेल ट्यूमर की। तो देखिए एपिथेलियल की बात होगी, जर्म सेल ट्यूमर। तो देखिए जर्म सेल ट्यूमर कैन डिफरेंशिएट इनटू सोमैटिक स्ट्रक्चर। तो जर्म सेल ट्यूमर जो है ये देखिए जर्म सेल से जो ओरिजिनेट होते हैं, ये सोमैटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे टेराटोमास, अभी हम बात करते हैं डिटेल में सबकी। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जैसे यॉर्क सेक ट्यूमर, तो यॉर्क सेक ट्यूमर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और कैन रिमेन अनडिफरेंशिएटेड, या हो सकता है कि ये अनडिफरेंशिएट रहे, जिसको हम बोलते हैं डिसजर्मिनोमा। देखिए यहाँ पे हम बताएंगे, ये देखिए यहाँ पे सब बात की है, यहाँ पे ये देखिए ये सारी चीज़ें अभी हम बताते हैं। तो ये हो गया कि जर्म सेल ट्यूमर जो होते हैं ये सोमैटिक स्ट्रक्चर में भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं, या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं, जैसे यॉर्क सेक ट्यूमर है। और ये अनडिफरेंशिएट भी रह सकते हैं, जैसे डिसजर्मिनोमा है। और उसके बाद फिर सेक्स कॉर्ड स्टोमल ट्यूमर की बात की गई। तो देखिए सेक्स कॉर्ड स्टोमल ट्यूमर डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक सेक्स कॉर्ड। तो ये एम्ब्रियोनिक सेक्स कॉर्ड से सेक्स कॉर्ड स्टोमल ट्यूमर ये डेवलप होता है। और ये देखिए एम्ब्रियोनिक सेक्स कॉर्ड से बनता क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए फॉलिकल्स में थीका और ग्रेनुलोसा सेल्स बनते हैं, और जबकि सेमिनिफर स्टूबिल में हम बात करें तो सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स बनते हैं इस एम्ब्रियोनिक सेक्स कॉर्ड से। और स्ट्रोमल ट्यूमर देखिए यहाँ स्ट्रोमा, तो ओवेरियन कॉर्टेक्स, ये जो ओवरी का कॉर्टेक्स है ना इससे। ठीक है, तो ये स्ट्रोमल डेरिवेटिव जो होंगे ये हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये वाली लाइन अगर नहीं समझ में आई तब भी कोई बात नहीं, ये हम इसको अच्छे से आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। बस यहाँ पे हम ये जो WHO का क्लासिफिकेशन है इसको बता दिए, ये समझ में आना चाहिए। और उसके बाद ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ये हम बता दिए, ये समझ में आना चाहिए। ये रिस्क फैक्टर क्या है ये, और ये प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है ये याद रहना चाहिए। और बाकी ये सारी चीज़ों को हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे CA125 का लेवल की बात की गई, तो CA125 के लेवल की हम बात किए कि ये जो होती है इसको हम थेरेपी के रिस्पॉन्स में यूज़ करते हैं, या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में चेक करते हैं। रिप्रोडक्टिव एज में ये बहुत हेल्पफुल नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं एपिथेलियल ट्यूमर्स की।